नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब फटाफट अंदाज में देते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, वो नंबर नोट कर ले, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ इस नंबर पर कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजें। अगले आधे घंटे तक दो मेहमान आपको मदद करने वाले हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से और अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं कच्चे तेल से, क्योंकि कच्चे तेल में आज काफ़ी बिकवाली दिख रही है। 5% तक की गिरावट दिख रही है। कई खबरें हैं जो कच्चे तेल पर दबाव बना रही हैं। एक एक करके वो खबरें हम आपके सामने लेकर आते हैं। पहली खबर तो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर है कि इजराइल ईरान के सिर्फ मिलिट्री साइट पर ही हमला करेगा अगर उसका रिस्पॉन्स आता है। तो ईरान के हमले के बाद बाजार इस बात का कयास लगातार लगा रहा है कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है। वो कार्रवाई होगी तो सिर्फ उनके सैन्य ठिकाने पर ही होगी। उनके क्रूड ऑयल साइट पर यह हमला ईरान की तरफ से नहीं किया जाएगा। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। इसके बाद आईईए ने फिर से ओवर सप्लाई की चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगले साल की शुरुआत में क्रूड ऑयल का बड़ा भंडार जमा हो सकता है। गलत फिर से बढ़ने की संभावना है। ग्लोबल डिमांड तो लगातार कम हो ही रहे हैं। लगातार तीसरे महीने ओपेक ने मांग के अनुमान को कम किया है। 2024-25 के लिए ग्लोबल ऑयल डिमांड अनुमान ओपेक की तरफ से कम किए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में अनुमान से कम खपत की वजह से उनको लगता है कि ये डिमांड कम रहेगी। जनवरी से सितंबर चीन के जो नंबर हैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट के, वो 3% पिछले साल के मुकाबले कम हैं। और चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ पर जो राहत पैकेज का क्वांटम क्या होगा और उसका क्या असर होगा, इसको लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो क्रूड कीमतों पर दबाव बना रही हैं। मनोज जी बताइए, कच्चे तेल की चाल आगे कैसी रहेगी? जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है सर? नमस्कार यशमोहन जी, बिल्कुल नमस्कार आपने सारे जो फंडामेंटल रीजंस गिनाए हैं जो वर्तमान में गिरावट देखने को मिल रही है कच्चे तेल में। और मार्केट में सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जो इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर रिटेलिएशन होगा, तो उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे ईरान की जो ऑयल जो फैसिलिटीज है उसके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। और उसी के चलते हम देख रहे थे कि एक रिस्क प्रीमियम जो है कच्चे तेल में इमर्ज होता हुआ नजर आया था, लेकिन वो आज जो है ईज होता हुआ नजर आया है। साथ ही यहाँ पे चाइनीज स्टिमुलस को लेकर के भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा, जो ओपेक प्लस ने उत्पादन डिमांड के जो अनुमान घटाए वर्ष 2024-25 के लिए, तो ऐसी तमाम जो है नेगेटिव फंडामेंटल्स के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। बेहतर होगा कि ये काउंटर को अभी थोड़ा अवॉइड करके चले एक दो सेशन के लिए। एक बार यहाँ पे प्राइस को स्टेबल होने दें, फिर कोई रणनीति बनाए। लेकिन जो दबाव है वो यहाँ पे जारी रह सकता है। और कीमतें कहीं ना कहीं 5,800 750 के जोन में एक बार स्टेबल होती हुई दिखेगी, तो वर्तमान लेवल से थोड़ा दबाव और देखने को मिल सकता है। वर्तमान लेवल पे थोड़ा दबाव यहां से दिख सकता है। आप क्या मानते हैं बैनर्जी साहब? आपको क्या लगता है कितनी गिरावट और बची है क्रूड में, या काफी सेल ऑफ के बाद यहां से रिकवरी की भी संभावना ज्यादा है? हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, अभी फिलहाल एंड ऑफ सितंबर तक क्रूड जो अपना फंडामेंटल्स था, सप्लाई डिमांड का जो सिचुएशन था उसके हिसाब से चल रहा था। उसके बाद जैसे ये ईरान और इजराइल का एपिसोड आया तो पूरा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम और मार्केट जो हेवीली शॉर्ट था उसके कारण वो 17% एक रैली हुआ, जो आपका 5600 वाला क्रूड सीधा 6500 तक गया है। तो अभी जियोपॉलिटिकल प्रीमियम का इरोजन है। और हम लोगों ने हिस्टोरिकली ये देखे हैं कि जब भी क्रूड कोई जियोपॉलिटिकल कारण के वजह से ऊपर गया है, तो जैसे ही वो फैक्टर सबसाइड होता है तो वो जनरली 100% रिट्रेस करता है। तो ये सिचुएशन में अगर ये रैली 5600 के नीचे से स्टार्ट हुआ था तो आइडली तो 5600 तक आना चाहिए। बट फिलहाल के लिए हम लोग 5800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को देख रहे हैं। बट ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड रहेगा जब तक 6100 के ऊपर जाके एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो सेल ऑन राइज इसमें व्यू है। स्टॉप लॉस रहेगा 6080 के ऊपर और फर्स्ट टारगेट 5800 है। अगर वो टूटता है तो 5600 के आसपास। ओके, तो ये व्यू हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से कच्चे तेल को लेकर आ गई है। लेकिन एक अहम खबर है, वो उसका रुख कर लेते हैं। वो खबर ये है कि गोल्ड बुलियन हॉलमार्किंग की सरकार की तैयारी चल रही है। इसको लेकर एसओपीज भी सबमिट कर दिए गए हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ सवाल मेरे मन में हैं। वो सवाल सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि गोल्ड बुलियन हॉलमार्किंग को फिलहाल
क्या अनिवार्य करना सही होगा? क्या हम उसके लिए तैयार है? दूसरा सवाल ये है कि अगर ये अनिवार्य किया जाएगा अगर अगले साल, तो पूरी इंडस्ट्री की राय ली जा रही है क्या जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे ज्वेलर्स हैं, छोटे शहरों में, गाँव में, क्या उन तक राय ली जा रही है? उनके लिए क्या दिक्कतें होंगी? क्या ये पूछा जा रहा है? ये सवाल है। अगला सवाल ये है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों की राय क्यों ली जा रही है जिनकी रिफाइनरीज भी है, यानी उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी है? ये जानना भी ज़रूरी है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनकी राय और एसओपीज बनाने में उन लोगों की भागीदारी क्यों है? ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। एक और सवाल ये हो रहा है कि क्या हॉलमार्क एसोसिएशन कार्टेलाइजेशन तो नहीं कर रहे हैं? क्या हितधारकों की राय को इतनी प्रमुखता क्यों दी जा रही है? साथ ही मैं ये भी एक सवाल करना चाहता हूं कि कंज्यूमर्स के लिए या चंद खुद के हितधारकों के लिए कानून बनना चाहिए? पहले तो कानून कंज्यूमर्स के लिए होना चाहिए, और साथ ही अगला सवाल है कि बीआईएस को जो एसओपीज सबमिट किए गए हैं, क्या उसमें जल्दबाजी हुई है? क्या तमाम सवालों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं, जो यहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा मेहमान है हमारे साथ हर्षद अजमेरा हैं, सेक्रेटरी हैं एजीआरएम के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षद जी, आप बताइए, जो एसओपी सबमिट होने में जल्दबाजी नहीं हो रही कि अनिवार्य अभी तुरंत ही करना है? इस पर आपका जवाब क्या होगा सर? जय जिनेन्द्र, नमस्कार। नमस्कार सर। एसओपी बनाने का कार्य बीआईएस ने डिसाइड किया था। बीआईएस के साथ में सब ज्वेलर्स की मीटिंग हुई थी। मीटिंग होने के बाद में उसमें जानकारी दी गई है कि ये कैसे लागू किया जा सके। तो उसके लिए एक तो गाइडलाइन तैयार करना पड़ेगा ताकि किसी को भी तकलीफ, कोई भी इंडस्ट्री को किसी को भी तकलीफ न हो। तो ये अशोक जी अग्रवाल जी है, उसके लीडरशिप में सब एसोसिएशन को लेके ये एसओपी बनाया गया है, और उसमें करीब 1 साल लगा है। कई मीटिंगों होने के बाद में सभी पहलू के ऊपर में विचार करके ये एसओपी बना के बीआईएस को हैंडओवर किया गया है। और एसओपी बनाने का हमारे को काम दिया गया था, बाकी लागू करना नहीं लागू करना ये सब बीआईएस का डिसीजन है। सर, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से राय ली जा रही है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अब तक तो आप गोल्ड हॉल मार्किंग ही नहीं कर पाए 100%। अभी भी 300 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर हॉल मार्किंग अनिवार्य नहीं है। फिर बुलियन हॉल मार्किंग पे फोकस क्यों शिफ्ट हो रहा है? सिल्वर हॉल मार्किंग की भी चर्चा हो रही है। हर्षद जी। हाँ जी, देखिए ये बीआईएस का डिसीजन है। उनके पास में बहुत जगह से ये डिमांड आ रही थी कि बुलियन जो उसको मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, उसीलिए उसके ऊपर हॉलमार्किंग होना जरूरी है ताकि जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको सही प्योरिटी का माल मिल सके। और उसीलिए बीआईएस ने यह सोचा कि यदि सब जगह से डिमांड आ रही है तो डेफिनेटली अपने कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि इंडिया के अंदर में 44 बीआईएस रिकॉग्नाइज रिफाइनरी है, जो अभी हाल में फिलहाल 300 टन प्रोडक्शन कर दोहरे बार मंगा के प्रोडक्शन कर रही है, और करीब 150 से 200 टन रिसाइकलिंग का कर रही है, जो ऑलरेडी बीआईएस के अंडर में है और बीआईएस की गाइडलाइन को फॉलो करती है। तो हम तो आपको रिफाइनरी सर ये नहीं लगता कि अगर 44 रिफाइनर्स के पास ही अगर सारा काम दे देंगे, ऑलरेडी वो जब इस क्वांटम के साथ कर रहे हैं, तो बाकी जो 10-12 हजार जो छोटे रिफाइनर्स हैं छोटे छोटे जगहों पर, उनका क्या होगा सर? उनके हितों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा मासेस का। 100% उनका भी हित का, उसका एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हर मीटिंग में हाजिर थे, और उसकी भी सलाह मशवरा करके ही ये डिसाइड किया गया है कि अभी माइक्रो रिफाइनरी को फर्स्ट फेज में से अलग रखा जावे। तो 1.5-2 साल के बाद में सेकंड फेज आएगा, और ये एसोसिएशन ने ये भी मांगा था कि हमको 1.5 साल का टाइम दीजिए, हम लोग हमारा नाइट्रिक एसिड से जो रिफाइन करते हैं उसमें से हम लोग कन्वर्ट करके एक्वा सिस्टम से हम करने चालू हो जाएगा, तो 1.5-2 साल का हमको टाइम लगेगा। तो बीआईएस ने बोला आप जितना टाइम लेना चाहते हैं लीजिए। तो उसको तो अभी सेकंड फेज में रखने के लिए माइक्रो रिफाइनरी को अलग कर दिया है, ताकि ऑल इंडिया में जो छोटी छोटी रिफाइनरी है उसको कोई भी तकलीफ इसमें नहीं पड़ेगी, ना ही कोई ज्वेलर्स को तकलीफ पड़ेगी। जो बीआईएस का गाइडलाइन को फॉलो ऑलरेडी कर ही रहा है
खाली उसी को अभी फर्स्ट फेज में लिया गया है। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि छोटे लोगों का, जो छोटे कारोबारी है, उनके हितों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके पास आ रहा हूं मैं, राजेश जी। राजेश जी, आपका पक्ष इसमें क्या है? क्या 1 से 1.5 साल का वक्त पर्याप्त होगा जो छोटे यहाँ पे रिफाइनर्स हैं उनके लिए? विश्व मोहन जी, मैं सबसे पहले तो हॉलमार्क एसोसिएशन ने जिस तरीके से गवर्नमेंट को गुमराह किया है, मैं ये वर्ड बड़ी जिम्मेदारी से वापर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी अजमेरा जी ने ऐसे ही टीवी पे बताया था कि हॉलमार्किंग के वजह से क्लियरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन ये बता दूं कि ये इंडस्ट्री पहले से ही बहुत ट्रस्ट वाली इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अगर है तो इसी इंडस्ट्री में है। उनका अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी सुन रहा था, उनका ये कहना था कि हॉलमार्क के लिए डिमांड थी बुलियन की, कि कुछ जगह में बुलियन प्यूरिटी को लेके कुछ प्रॉब्लम है। एक सिंगल कंप्लेंट भी पूरे हिंदुस्तान की नहीं है, किसी भी ज्वेलर्स की राइटिंग में भी नहीं है और ओरली भी नहीं है। तो ये जबरदस्ती हॉलमार्क एसोसिएशन का किया हुआ ये बलून है जो गवर्नमेंट के सामने में पेश किया गया। पहला बात। दूसरा ऐसा है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा होने वाला है तो 2 लोगों को होने वाला है। एक तो हॉलमार्क एसोसिएशन के लोगों को, और दूसरा रिफाइनरीज को। जिस तरीके से अभी आपने कहा, अजमेरा जी ने भी कहा 44 रिफाइनरीज पूरी हिंदुस्तान में, लेकिन 44 तो छोड़िए, साफ 17 या 18 केवल वर्किंग पोजीशन में। तो 44 तो सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन वर्किंग पोजीशन में 17 से 18 है केवल और केवल। इतना बड़ी इंडस्ट्री 17 से 18 लोगों के हाथों में देना और इस इंडस्ट्री में कालाबाजारी करना, ये इसका मुख्य है। एक आपको नई चीज बताता हूँ, वैसे बात तो आपको पता होगी, लेकिन दर्शकों को भी मालूम पड़े कि जितने भी हॉलमार्क सेंटर है वो ज्यादातर रिफाइनरी जो करते हैं वो नहीं लोगों के। इसके पहले भी गवर्नमेंट के सामने में हॉलमार्क एसोसिएशन ने गुमराह किया है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल और लास्ट पॉइंट ऑफ सेल में। अभी तक के 766 डिस्ट्रिक्ट में से 348 डिस्ट्रिक्ट में ही हॉलमार्क मैंडेटरी हो पाया है। इसी वजह से अगर सही मायने में अगर ये बोलते हैं तो सबसे पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर तो खोलने के लिए क्या रोड मैप है इनके पास? एसोसिएशन, हॉलमार्क एसोसिएशन इसमें बिल्कुल चुप रहती है। पहले सिर्फ 500-600 हॉलमार्क सेंटर थे, अभी 1500 से ज्यादा हॉलमार्क सेंटर पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन वो हॉलमार्क सेंटर वहीं खुल रहे हैं जहां पहले से। इसका मतलब यह है कि हॉलमार्क एसोसिएशन ही नहीं चाहती है कि पूरे इंडिया में हॉलमार्क हो, हॉलमार्क सेंटर खुले। अब रही बात, मैं फिर से इस पे आता हूँ बुलियन हॉलमार्किंग पे। अब बुलियन हॉलमार्किंग हमारे लिए पीड़ादायक क्यों है वो समझने की जरूरत है। आज के तारीख में हॉलमार्क, अगर मुझे बुलियन हॉलमार्किंग करना है, अगर मेरे पास पुराना सोना 100 ग्राम पर डे का आता है या 200 ग्राम अगर मैं पर डे का सोना अगर पुराना रिफाइन के लिए आता है, तो मुझे वो गलाई करके NABL सर्टिफाइड जो 17 रिफाइनरी फिलहाल है उन्हीं के पास मुझे भेजना पड़ेगा। इससे मेरी तकलीफ ये होने वाली है कि 1 तारीख को मैं जो 200 ग्राम भेज रहा हूँ वो सेकेंड डे, मतलब पहले दिन मैं गलाई करके 2 तारीख को उनको भेजूंगा, 3 तारीख को उनको मिलेगा, 4 तारीख को वो टेस्ट करेंगे, 5 तारीख को रिफाइन करके 6 तारीख को वो भेजेंगे, 7 तारीख को मुझे मिलेगा। इसमें अगर एक संडे आ गया तो पूरी इन्वेंट्री मेरी 8 दिन के लिए ब्लॉक होगी। अच्छा, ये 1 तारीख का 8 तारीख को मिलेगा, 2 को 9 को मिलेगा, 3 को जो भेजूंगा वो 10 को मिलेगा। मतलब मेरी इन्वेंट्री 200 ग्राम पर डे, मतलब 7 दिन का अगर मैं मिनिमम पकड़ता हूँ या 8 दिन का पकड़ता हूँ तो 1.5 किलो की इन्वेंट्री एज अ रिटेलर मेरी ब्लॉक हो जाती है। देखिए, हॉलमार्क एसोसिएशन या रिफाइनरी एसोसिएशन को इसमें फायदा है, बट रिटेल इंडस्ट्री का क्या होगा? उनका तो मेटल ब्लॉक हो रहा है। मेरा एक ही कहना है, या हमारी इंडस्ट्री का एक ही कहना है, रिटेल इंडस्ट्री या एपेक्स बॉडी होने के नाते, कि जब तक के पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 500 से ज्यादा रिफाइनरी नहीं आती और वो हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 रिफाइनरी नहीं आती, तब तक के यह बेतुकी या जो कहेंगे कि अनलॉफुल बिजनेस करने वाले के तो अच्छा हो जाएगा, लॉफुल बिजनेस करने वाले के लिए इतनी पीड़ा होगी कि यह व्यवसाय पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। 500 से ज़्यादा जिस दिन रिफाइनरी हो और हर जिले में उसका रिप्रेजेंटेशन हो, फिर जाकर इसको अमल में लाया जाए, फिर उनको ये चरणबद्ध तरीके नहीं, उनको पूरा टाइम दिया जाए। हालांकि हर्षद अजमेरा जी का ये कहना था कि उनके लिए पूरा वक्त मिलेगा, लेकिन अजमेरा सर, आपको एक जवाब इस पे देना चाहिए कि आप क्या लग रहा है, क्या जो हॉलमार्किंग एसोसिएशन है उन्हीं के हाथों अब रिफाइनरी भी चलाई जा रही है और वो कार्टेलाइजेशन बनाकर सरकार के पास अपनी बातें रखने में ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, वो अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे हैं सर, ये अगर कोई वाइस चेयरमैन कह रहा है देश के सबसे बड़े, अगर लीडिंग किसी ज्वेलरी एसोसिएशन के,
तो इस बात में कुछ दम तो होगा सर। देखिए, इंडिया में 44 रिफाइनरी है, हम्म। उसके अंदर में से हार्डली 2 या 4 रिफाइनरी होगी जिसका हॉलमार्किंग सेंटर होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये हॉलमार्किंग सेंटर के साथ में कोई निस्बत नहीं है, सेल्फ सर्टिफिकेशन है। इसका हॉलमार्क रिफाइनरी में ही होगा, उसको कोई हॉलमार्किंग सेंटर में बेचने का कोई काम नहीं है। और हमारा आज की तारीख में 450 टन से 500 टन का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। जो बीआईएस, हम लोग बीआईएस रिकॉग्नाइज रिफाइनरी है, एनएपीएल एक्रीडेट रिफाइनरी है, और उसकी गाइडलाइन से ही माल बन रहा है। हमको सेल्फ सर्टिफिकेशन में खाली फक्त उसका बीआईएस का लोगो मारना है और हमको रॉयल्टी गवर्नमेंट को दे दी है। हमको तो एक्स्ट्रा खर्चा हमारा बढ़ेगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में गुड डिलीवरी बार जैसे एलबीएमए का है और यूएई गुड डिलीवरी बार है, उसी स्टैंडर्ड में ले जाना चाहती है, तो हमारी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, हमारे सब रिफाइनरी भाई लोग की तरफ से गवर्नमेंट को सहकार करना हमारा जिम्मेदारी समझते हैं। ओके, हाँ और सर, जिम्मेदारी अच्छी बात है, आप लोग सरकार को लगातार सतर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबके हितों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम मासेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि इंटरनेशनली कारोबार के लिहाज से वो फायदेमंद दिखता है, लेकिन सरकार भी कंज्यूमर के लिहाज से बहुत बार फैसले लेती है, छोटे तबके के लिए फैसले लेती है, तो इस तरह के भी फैसले लेने पड़ते हैं। और आप जैसा कह रहे हैं कि मैक्सिमम अगर 400 टन अगर वही रिफाइनिंग करेंगे और धीरे धीरे बढ़कर करीब करीब 1250 टन इंडिया में गोल्ड बुलियन की सप्लाई है, जिसमें इंपोर्ट का भी और जो रीसेल के लिए आते होंगे और बाकी गोल्ड डोर बार्स वगैरह आते होंगे, रिसाइकल गोल्ड आते होंगे, तो कुल 1250 टन की सप्लाई। इसमें मैक्सिमम अगर रिफाइनिंग का काम अगर कुछ चंद रिफाइनर्स के पास ही चले जाए तो काफ़ी तबके बड़े स्तर पे बेरोजगारी बढ़ेगी, इन्वेंट्री का उनका जाम होगा, जो इन्वेंट्री का जो साइकिल होता है वो टर्नओवर साइकिल काफ़ी बढ़ जाएगा। ये सारी दिक्कतें, इसलिए उनके सवाल बिल्कुल जायज़ थे। अब देखना है सरकार का आगे क्या फैसला इस पर होता है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षद अजमेरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, अपने अपने पक्ष रखे। देखते आगे क्या होगा, हम आगे भी इस तरह की पेशकश करते रहेंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे कई सारे दर्शक हैं, उनके सवाल भी लेना जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं, उनके सवाल बचे हुए हैं। नवनीत है राजगढ़ से, उनका सवाल है चांदी, कॉपर और एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए। मनोज जी बताइए क्या करना चाहिए, तीनों कमोडिटी में इनका सवाल है। यहाँ पे विश्वमोहन जी, एक जो है हमने नी जर्क रिएक्शन देखा है ओवरऑल बेस मेटल पैक में, और उसका ये असर चांदी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आया है, जो कि कल हमने चाइनीज स्टिमुलस की उम्मीद थी और वो मार्केट के मुताबिक नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सिल्वर में जो है निचले स्तरों पर लगातार सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि चांदी जब तक यहाँ 88,200 के स्तर के ऊपर बनी हुई है, बाय ऑन डिप्स ही यहाँ जो है वो करना चाहिए। और ऊपर में अभी 92,400 जो एक रेजिस्टेंस जोन है, तो एक रेंज जो है 88,000 से 92,000 का यहाँ पे चांदी में शॉर्ट टर्म में रहेगा। वहीं कॉपर की अगर बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल जो है कल टूटते हुए नजर आए थे और हमने प्रेशर बनते हुए देखा है। तो कॉपर में अभी हमारा मानना है कि यहाँ पे 810 बाइंग के लिए थोड़े और डिप का वेट करना चाहिए। और रही बात एल्यूमिनियम की, तो यहाँ भी जो है एक गिरावट देखने को मिली है और हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं 230 के आसपास जो एक सपोर्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो कॉपर और एल्यूमिनियम में थोड़े डिप का वेट करना चाहिए, निचले स्तरों पर बाइंग की जा सकती है। वहीं चांदी में यहाँ बाय ऑन डिप्स करते रहे, ऊपर में 92,400 फिर एक बार देखने मिल सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ क्रिश है दिल्ली से, कॉपर पर जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। रेगुलर दर्शक हैं हमारे, बताइए क्या करना चाहिए अनिंद बैनर्जी जी। हाँ देखिए, कॉपर में एक अच्छा करेक्शन हो गया है, क्योंकि कॉपर और बेस मेटल्स पैक में एक इंटरेस्टिंग एक कोरिलेशन है कि चाइनीज इक्विटीज के साथ वो ऊपर या नीचे आ रहा है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा अभी फैक्टर है। तो इसके लिए कॉपर में एक जो यूफोरिया हुआ था वो ज्यादातर अभी फिलहाल करेक्शन हो चुका है। तो 810 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, 810 815 के बीच, तो वहां पे खरीदारी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 800 के नीचे, ये पोजिशनल कॉल है, क्योंकि 800 के नीचे फिर तो द एंटायर स्ट्रक्चर विल बिकम बेरिश। तो इसलिए 810-15 के आसपास खरीदा जा सकता है।
चलिए, तो ये जवाब आपके लिए हो गया। अगले दर्शक है अमित, है नासिक से। क्रूड के 6250 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 140 रुपए पे खरीद रखी है। भाव अब तेजी से नीचे आ गए हैं, क्या करना चाहिए मनोज जी? 6250 के स्ट्राइक की कॉल है इनके पास। यहाँ पे कच्चे तेल में हमने आज काफी मतलब स्पीडी हम कह सकते हैं कि गिरावट देखी है और कीमतें काफी तेजी से नीचे आई है। और अगर 6250 के कॉल ऑप्शन की अगर बात करें तो ये लगभग 25-26 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रही है। तो इतनी रिकवरी यहाँ पे संभावित नहीं है। हमारा मानना है कि कल तक कुछ भी रिकवरी आती है 40-50 रुपए तक भी, तो एक बार यहाँ पे कॉल ऑप्शन से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी, क्योंकि टाइम यहाँ पे काफी कम है एक्सपायरी में, तो उस लिहाज से एक बार एग्जिट करना बेहतर रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ राम देवासी है राजस्थान से। नेचुरल गैस 230 रुपए पे शॉर्ट किया है, अच्छा फायदा हो रहा है, आज भी गिरावट है, क्या करें बैनर्जी जी साहब? देखिए, नेचुरल गैस में 205 के आसपास अच्छा एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे 205 207 के आसपास, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। और क्योंकि उनका हायर लेवल्स पे शॉर्ट है, तो ट्रेल स्टॉप के हिसाब से 215 का एक ट्रेल स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये 205 के आसपास जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग है। तो एक बार वहां पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर शॉर्ट्स को काटना चाहिए। विकास है गाजियाबाद से। चांदी में क्या करना चाहिए मनोज जी? चांदी में विकास जी क्या करें? चांदी में निचले स्तरों पर बाइंग की जा सकती है। 90,000 से 89,500 के रेंजेस में अच्छे सपोर्ट्स हैं, वो रेंज में मिलती है तो चांदी में बाइंग करना चाहिए 89,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 91,000 का रहेगा, और उसके ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो 92,400 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। रमेश है रायचूर कर्नाटका से। गोल्ड आज बाई करे किस लेवल पे? टारगेट स्टॉप लॉस सिर्फ बता दीजिएगा अनिल बैनर्जी साहब। देखिए, आज गोल्ड 75,950 के आसपास, 75,950 से 76,000 के बीच इज अ गुड प्लेस टू बाय, क्योंकि जिस हिसाब से डॉलर स्ट्रांग है, हो सकता है एक पुल बैक देखने को मिले कॉमिक सेशन में। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 75,800 के नीचे, ये इंट्राडे के हिसाब से। ये सलाह आपके लिए है। चलिए, एक खबर बता दें कि सीएआई ने कॉटन प्रेसिंग के नंबर जारी कर दिए। उनका जो नया अनुमान है 2023-24 कॉटन सीजन के लिए है, वो है 325 लाख गांठ के का अनुमान है इनका। ये प्रेसिंग के नंबर है और एक गांठ में 170 किलोग्राम है। एक बेसिक जानकारी आपके लिए। और पुराना प्रेसिंग का अनुमान 323 लाख गांठ का था। और 2023-24 कॉटन सीजन में कुल कॉटन सप्लाई उनके मुताबिक अब तक 372 लाख गांठ के आसपास रही है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक और करीब करीब 29 लाख गांठ का इंपोर्ट भी शामिल है। लेकिन एक और खबर, पीले मटर के कॉन्ट्रैक्ट की कल से रीलॉन्चिंग एनसीडीएक्स पर हो रही है। अहम खबर सबसे पहले हमने ईटी नाउ स्वदेश पर आपको बताया था, और ये एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले हम लेकर आए थे कि इनकी कल से रीलॉन्च की तैयारी है। अनप्रोसेस्ड होल रॉ एलओपीज का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कल से लॉन्च हो रहा है। पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था एलओपीज का था, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। कुछ बारीकियां अगर आपको बता दें तो 5 मीट्रिक टन की डिलीवरी और ट्रेडिंग यूनिट है, और बेस वैल्यू ये रुपी क्विंटल में रहेगा, और टिक साइज 1 रुपये का रहेगा। और कानपुर इसका प्राइमरी डिलीवरी सेंटर है, और गांधीधाम एडिशनल डिलीवरी सेंटर है। चलिए, तो इसी नोट पर हम कमोडिटी फटाफट को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन बाकी दर्शक जिनके बच गए हैं सवाल, उनके सवाल हम कल अपने शो में शामिल करेंगे। मनोज जी आपका, अनिल बैनर्जी साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।